तो बच्चों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक, पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ना है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले जो पॉलिटिकल साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद, यानी कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इसको समझना बहुत जरूरी है, इन विचारधाराओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन विचारधाराओं ने पूरी दुनिया बदल के रख दी। पूरी दुनिया हिलाने की क्षमता इन विचारधाराओं में है, इसलिए इन विचारधाराओं को समझना बहुत आवश्यक है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। एक नाम और वहां पर आप देख रहे हैं, क्या नाम लिखा है? कार्ल मार्क्स। आपने सुना है इससे पहले नाम? नहीं सुना है ना? अच्छा, एक मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखिए ये फोटो, ये तस्वीर आपने आज से पहले देखी है? नहीं देखी ना? देखिए इस आदमी को देखिए, ये दाढ़ी वाले कोई बाबा नहीं है, ठीक है, दाढ़ी वाले ज्यादातर यहाँ बाबा होते हैं, कोई बाबा बाबा नहीं है, ये वही है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। ये दुनिया में ये मान के चलो, अगर कुछ धर्म गुरुओं को हम छोड़ दें, जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब या हमारे जीसस हैं, इनको छोड़ के उसके बाद यही आदमी है जिसकी विचारधारा ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इतने ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति दुनिया में ये हैं, और दुनिया में इनके करोड़ों फॉलोअर हैं, मतलब कि करोड़ों लोगों के भगवान हैं ये, और करोड़ों लोग इसे नफरत भी करते हैं। कार्ल मार्क्स, ठीक है नी, इसकी विचारधारा के करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, इसकी विचारधारा को मानते हैं, और करोड़ों लोग इसके नफरत भी करते हैं जो इसकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। समाजवाद और साम्यवाद के जनक जो हैं यही कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद के जनक जो हैं, जो समाजवाद और साम्यवाद यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म में तो सबसे ज्यादा काम किया, जो विचारधाराएं दी इसी ने दी, इस व्यक्ति ने दी, और पूरी दुनिया में अपने विचारों से प्रभावित किया, ठीक। और ये जो विचारधाराएं आई, समाजवाद और साम्यवाद, ये विचारधाराएं पूंजीवाद के विरोध में हैं। ये दोनों विचारधाराएं इसका विरोध करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको कार्ल मार्क्स की तस्वीर दिखाई, ठीक है, कार्ल मार्क्स की तस्वीर दिखाई, तो थोड़ा सा हम कार्ल मार्क्स को जान लेते हैं पहले, ठीक है, और कार्ल मार्क्स के विचारों को जानते हैं, और कार्ल मार्क्स के विचारों से होते हुए हम यहां पहुंचेंगे, ठीक है, समाजवाद साम्यवाद तक हम जाएंगे। तो हमने कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, ठीक, कार्ल मार्क्स, अगर इनका जन्म लिख लेते हैं, जन्म भी पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 1883 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ये जर्मन फिलोसोफर थे। कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक। ये क्या थे? जर्मनी के एक दार्शनिक थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स, और इनका जन्म इसमें हुआ था। और दो चीजें और जान लो, इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, इनकी जो बुक उनको भी नोट करो पहले, फिर इस पर हम कार्ल मार्क्स पर आगे बात करते हैं। इनकी एक बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक, 1848 में लिखी थी। और दूसरी किताब का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल, दास कैपिटल ये 1867 में आई ये बुक, ठीक है, इसका पहला वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपोर्टेंट इनकी बुक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट के संबंध में, साम्यवाद के संबंध में बहुत सारी बातें करी गई हैं। दूसरी बुक इनका बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल, ठीक। अब देखो, अब बात करते
करते हैं ये कार्ल मार्क्स कहते क्या है, क्या सोचते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। ठीक, देखो एक सामान्य और मोटी मोटी हम अवधारणा को जानने की कोशिश करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं और कैसा समाज बनाना चाहते हैं। ठीक, कार्ल मार्क्स कहते हैं कोई भी समाज हो, पूरे इतिहास में कोई भी समाज हो, वो समाज हमेशा दो वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में बटा हुआ है? दो वर्ग। क्या कहते हैं ये? समाज कितने वर्गों में बटा है? दो वर्ग। एक वर्ग को ये कहते हैं क्या? शोषक। और दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं? ये शोषित। शोषक जानते हो ना? शोषक मतलब जो शोषण करता है दूसरों का, और शोषित इसका शोषण होता है। ये वाला वर्ग इसका शोषण करेगा, ये शोषक हो गया या ये शोषित हो गया। ठीक है, इसी को तुम अमीर से भी समझ सकते हो। जो शोषण करेगा अमीर तो होगा, वो ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, ये गरीब होगा। या इसी को हम पूंजीपति भी कहते हैं। अभी पूंजीपति वर्ग, नीचे क्या होंगे? श्रमिक होंगे, श्रमिक वर्ग। ठीक, और एक नाम और हम करते हैं, जब औद्योगिकरण चल रहा था पूरे यूरोप और अमेरिका में, दो नाम बड़े प्रसिद्ध, ये इस तरह से कहा गया, बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, और यहां इनको कहा गया सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो अब ये देखो, कार्ल मार्क्स ने जब समाज को देखा, ठीक है, समाज को समझा और समाज की जब ऐतिहासिक व्याख्या की, इतिहास के आर्थिक आधार पर इन्होंने व्याख्या भी करी है, तो पूरा मतलब जब समाज को देखा तो समाज में इन्होंने पाया समाज में दो वर्ग हैं। ठीक है, दो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? दो। एक को शोषक कहता है, दूसरे को वो शोषित कहता है, या इनको हम अमीर वर्ग या गरीब वर्ग में रख सकते हैं। ये ऊपर के पूंजीपति होंगे, ये नीचे के श्रमिक होंगे। ये बुर्जुआ वर्ग है, इनको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये सब ठीक समझ गए। इसी तरह से हम इनको पुकार सकते हैं। दो वर्ग होते हैं समाज में। कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग हुए हैं, और शोषक और शोषित। फिर ये कहता है जब ये दो वर्ग हैं, इन दो वर्गों में फिर क्या होगा? संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष होगा या क्रांति होगी। देखो, अगर शोषक इसका शोषण कर रहा है तो लास्ट में संघर्ष तो होगा ही ना। शोषण कौन सहेगा? कितना सहेगा? तो इन वर्गों में क्या होगा? जो ये दो वर्ग मैंने बताए समाज के, इन वर्गों में क्या होगा? क्या बोलता है कार्ल मार्क्स? संघर्ष होगा या क्रांति होगी। ठीक है, और क्रांति, इस क्रांति में जीत किसकी होगी? जीत होगी सर्वहारा वर्ग की जीत होगी। किसकी जीत होगी? जो सर्वहारा वर्ग है इसकी क्या होगी? जीत होगी। इनकी जीत क्यों होगी? क्योंकि सर्वहारा वर्ग जो है बहुसंख्यक है। सर्वहारा वर्ग क्या है? देखो, शोषक तो कम ही होते हैं ना, जो शोषण करते हैं बड़े बड़े लोग, अमीर लोग कम होते हैं, गरीब लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनका आपस में संघर्ष होगा, तो संघर्ष होगा, क्रांति होगी, तो क्या होगा? सर्वहारा वर्ग या शोषित वर्ग, गरीब वर्ग, इनकी क्या होगी? जीत होगी। ठीक है, इनकी जीत होगी। तो इसके बाद क्या होगा? जो जितने भी पूंजीपति थे, अमीर लोग थे, वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे और सर्वहारा वर्ग की जीत होगी। सर्वहारा वर्ग की जीत होने के बाद सब एक समान हो जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर फिर राज्य की कोई जरूरत नहीं होगी, राज्य की कोई जरूरत नहीं होगी। तो सर्वहारा वर्ग की जीत होगी। तो इसके बाद एक ऐसी परिस्थिति आएगी, एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर क्या होगा? राज्य नहीं होगा। स्टेटलेस सोसाइटी बोलते हैं इसको, स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक, और सभी में समानता आ जाएगी। अब राज्य नहीं होगा, तो राज्य नहीं होगा तो सब लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कोई देश भी नहीं होगा, कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा उनका, सब लोग आपस में बराबरी से रहेंगे। और क्या हो जाएगा? जब राज्य नहीं होगा तो उसके बाद यही साम्यवाद है।
साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा? साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। ठीक है, साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। देखो मोटा मोटा, और साम्यवाद जब स्थापित होगा तो कोई वर्ग नहीं होगा। अभी तक तो दो वर्ग पढ़े थे ना, तो ये वर्ग विहीन समाज होगा बोलता है। कैसा समाज होगा? वर्ग विहीन समाज होगा। कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषक नहीं, कोई शोषित नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, सब बराबर होंगे। तो ऐसे समाज की परिकल्पना करता है कार्ल मार्क्स। तो एक मोटा मोटा देखो, मैंने तुमको बताया जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, समाज में कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। एक को शोषक बोलता है, दूसरे को शोषित बोलता है। फिर बोल रहा है इन दो वर्गों में क्या होगा? संघर्ष होगा या क्रांति होगी, और इस क्रांति में किसकी जीत होगी? जो सर्वहारा वर्ग या शोषित वर्ग है, इनकी जीत होगी, क्योंकि ये बहुसंख्यक होते हैं। ठीक है, गरीब लोग ज्यादा में होते हैं, ठीक, और शोषित इनकी संख्या ज्यादा होती है। जब ये क्रांति करेंगे तो शोषकों को समाप्त कर देंगे, सर्वहारा वर्ग की जीत होगी। ठीक है, सर्वहारा वर्ग की जीत होगी तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि भैया राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। राज्य मतलब सरकार की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक, सब आराम से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ठीक है, अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वेतन मिलेगा, सब कुछ इस तरह से मिलता रहेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा, राज्य नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से वो साम्यवाद की तरफ चलता है। ठीक है, अब साम्यवाद पढ़ने से पहले अभी हमने बहुत कुछ इसको समझना है। इस साम्यवाद को समझने से पहले हमने और भी चीजें इसमें समझनी है। इसने एक सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स का, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तो जिसकी उसने आर्थिक आधार पर व्याख्या करी थी, इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या करी थी। थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं, फिर हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये समाजवाद, पूंजीवाद ये क्या है। तो अगला स्टेप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास की आर्थिक व्याख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? इतिहास की आर्थिक व्याख्या। देखो कार्ल मार्क्स ने पूरे इतिहास की जो व्याख्या करी वो अर्थ के आधार पर करी, आर्थिक व्याख्या करी पूरे इतिहास की। ठीक है, और उसने कहा कि समाज हमेशा दो वर्गों में बटा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अभी तक मैंने ये बताया आपको। कार्ल मार्क्स कहता है समाज दो वर्गों में बटा होता है, शोषक और शोषित। फिर इनके बीच में संघर्ष होगा, क्रांति होगी, जिनमें शोषितों की जीत होगी, और शोषितों की जीत होगी, उनका शासन स्थापित हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर राज्य की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी, राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो राज्य के खिलाफ है, अंततः वो राज्य के खिलाफ जाना चाहता है कार्ल मार्क्स, क्योंकि राज्य होगा तो राज्य चलाने वाले कुछ लोग होंगे, फिर से वो शोषण करेंगे। ठीक है, इसलिए वो राज्य के खिलाफ है, राज्य को समाप्त करना चाहता है, स्टेट लेस सोसाइटी बनाना चाहता है, वर्ग विहीन समाज बनाना चाहता है। कोई वर्ग नहीं हो समाज में, कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर ये हमको पूरा समझ में आने लग जाएगा पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद क्या है। अब मैं ये कह रहा हूं, जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर पूरे हमारे इतिहास की व्याख्या की, और उसने 6 अवस्थाएं बताई, 6 स्टेजेस, 6 अवस्थाएं, 6 स्टेज बताई इतिहास की। ठीक है, तो उसने कहा पहली अवस्था जो बताई वो बताई आदिम अवस्था। क्या बताई? आदिम अवस्था। आदिम अवस्था बताई, तो इसको प्रिमिटिव स्टेज बोलते हैं, या आदिम साम्यवादी अवस्था भी इसको हम कहते हैं। ठीक है,
अब पहले मैं लिख लेता हूं कि जो इनकी अवस्थाएं, तो दूसरी अवस्था जो बताई उसने बताई दास अवस्था। इसको बोलते हैं स्लेवरी स्टेज। ठीक है, दूसरी अवस्था स्लेवरी स्टेज। अब तीसरी अवस्था जो बताई वो है सामंतवादी। इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। चौथी अवस्था जो बताई पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और पांचवी अवस्था बताई समाजवाद, सोशलिज्म। ठीक, और इसके बाद छठी अवस्था में यहां आगे लिख देता हूं, फिर बताइए साम्यवाद, कम्युनिज्म। तो देखो, इनको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है या इतिहास की उसने आर्थिक आधार पर व्याख्या करी है, ठीक है। और आर्थिक आधार पर जब व्याख्या करी है तो उसने 6 अवस्थाएं बताई, ठीक है। 6 अवस्थाओं के नाम मैंने लिखे हैं और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, वो हमेशा ये मानता है समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब, या एक शोषक होता है, एक शोषित वर्ग होता है, ये हमेशा मानता है, ठीक है। और वो इस वर्ग को खत्म कर देना चाहता है, ठीक है। इस वर्ग को खत्म कर देना चाहता है, कोई अमीर न हो, कोई गरीब न हो, ठीक। जब ये वर्ग खत्म हो जाएगा तो वो राज्य को भी समाप्त करना चाहता है, और राज्य समाप्त करना चाहता है तो साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, यही वो कहता है। तो देखो, अब इनको समझना, ये सारी चीजें आपको समझ अपने आप आने लगती, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब आदिम अवस्था, मैं इसमें थोड़ा सा बात करता हूं। आदिम अवस्था या इसको प्रिमिटिव स्टेज बोलते हैं, या आदिम साम्यवादी अवस्था भी इसको हम बोलते हैं, आदिम साम्यवादी अवस्था। तो इस अवस्था में देखो, ये उस समय की बात है, बहुत साल पहले, जब हम इंसान आदिम अवस्था में रहता था। जानते हो ना, इंसानों के पास पहले घर नहीं थे, परिवार भी नहीं था। आदिम अवस्था मतलब इतिहास में अगर प्री हिस्टोरिक एज में चले जाए, जब आदमी जंगलों में रहता था, ठीक है। एक्चुअल में यही साम्यवादी स्थिति है। उस समय देखो क्या था, यहां पर कोई वर्ग नहीं है। क्या वर्ग होगा, कौन, सब जंगलों में रहते थे आदिम अवस्था में, कौन गरीब कौन अमीर, ऐसा थोड़ी था। देखो, इसमें वर्ग विहीन था, ये क्या था, वर्ग विहीन था, कोई देश भी नहीं था। क्या उस आदिम अवस्था में देश होगा हमारा, जंगलों में रह रहे हैं, देश ही नहीं होगा तो उसकी सीमा भी नहीं होगी, ठीक है। तो जो पहली स्थिति उसने बताई, इस वर्ग विहीन जो आदिम अवस्था, जब हम जंगलों में रहते थे प्री हिस्टोरिक एज में, तो हम उसमें क्या था, कोई देश भी नहीं था, ठीक है, कोई सीमा नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था, कोई जाति नहीं थी, ठीक है। वो थी एक प्रकार से साम्यवादी अवस्था, ठीक है, आदिम समाज में। मतलब वही तो कहता है, कोई राज्य भी नहीं था वहां पर, कोई राज्य था, कोई सरकार थी, कोई राज्य नहीं था, ठीक है, कोई सरकार नहीं थी, कोई तानाशाह नहीं, ठीक, सब रहते हैं। भाई किसी को भूख लगी, इसको आम खाने हैं, गया पेड़ में आम तोड़ के लाया, खाया, बस इतने तक सीमित है ना। जैसे आजकल जंगलों में कोई जानवर रहते हैं, बंदर रहते हैं, ज्यादा मतलब थोड़ी है उनको, ठीक है। तो इतना हो गया। तो वो स्थिति आदिम अवस्था की स्थिति है, उसमें कोई वर्ग नहीं था उस समय पर, ठीक है। अब वर्ग होने शुरू हो जाएंगे, देखो, अब मैंने दास अवस्था का इस्तेमाल किया है। दास प्रथा आप लोगों ने सुनी होगी, दास प्रथा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास दास होते थे। इसको बोलते हैं स्लेवरी स्टेज, स्लेव मतलब दास होता है। अब क्या हुआ, इसमें 2 वर्ग हुए भाई, जो एक होगा स्वामी
एक होगा उसका दास। हो गया ना दो वर्ग। अब ये स्थिति यहीं से आगे चल करके आई, आगे वो कैसे पढ़ा। अब क्या हो गया, इसमें तो वर्ग विहीन समाज था, आदमी को जो चाहिए था ला रहा था, कंदमूल फल पेड़ मतलब खाए भी, ज्यादा कोई मतलब नहीं था, कलेक्शन नहीं करता था। अब उसी समय किसी आदमी के दिमाग में बात आई, यार मैं कुछ फलों को इकट्ठा करना, ठीक है, जैसे मैं कुछ आम इकट्ठा कर लेता हूँ, बाद में कहाँ मतलब जंगल जाऊंगा खा लूंगा बाद में, ऐसा आ गया उसने। अब क्या हो गया कि एक आदमी के पास दिमाग में उसने कलेक्शन की भावना आ गई, उसने इकट्ठा कर लिया। अब क्या हो गया, कुछ टाइम बाद भाई कुछ लोगों के पास तो आम नहीं बचे, किसी के पास बच गए, अब जिसके पास नहीं बचे तो खाने के लिए उसके पास आएगा, ठीक। अब उसको ऐसे थोड़ी देगा, वो भी उससे कुछ काम कराया, गुलामी करवाएगा ना, तो वहां पर से वो देखो अमीर होने लग गया, उसने इकट्ठा कर लिया, आम तो अमीर है ना, जिसके पास नहीं है इकट्ठा नहीं किया तो गरीब हो गया। और इसी संदर्भ में अगर हम कृषि भी बात करें इस समय की, किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे दिमाग यार जमीन पर मैं कब्जा कर लेता हूँ फिर उगाऊंगा, और कोई नहीं किया, जिसने कब्जा कर लिया तो वो अमीर है, अब खाने पीने के लिए वो उसके पास आएगा, भैया हमें भी दे दो, ठीक, वो उसका क्या बना देगा, दास बना देगा, ऐसी थोड़ी कीमत दे देगा कोई, ठीक है। तो वहां पर एक दास प्रथा मतलब बहुत ज्यादा चली है पहले, और आपने आदमी को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, जैसे आप गाय भैंस बेचते हैं खरीदते हैं, वैसे आदमी जो दास होते थे उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ, ठीक है। अब फिर मैंने बताया सामंतवादी अवस्था या फ्यूडलिज्म, तो इसमें भी दो वर्ग हुए, इसमें एक जमींदार हुआ और एक किसान हुआ, ठीक। अब देखो अब क्या हो गया, इसी का बड़ा रूप है, जैसे यहाँ पर सिलेब्रिटी स्टेट या खेती बाड़ी अगर ये छोटे स्तर पर करते थे, तो इसमें मतलब जब सामंतवादी प्रथा की मैं बात कर रहा हूँ तो यही बड़े स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, बड़े बड़े खेत लैंड लॉर्ड कहते थे उनको, क्या बोलते थे, लैंड लॉर्ड बोलते थे, तो वो बड़े बड़े जमींदार हो गए, और उन खेतों में काम करने वाले क्या होंगे, किसान होंगे, ठीक। तो भाई यहाँ पर भी दो वर्ग बन गए, एक जमींदार वर्ग एक किसान वर्ग। शोषण हो रहा है हर वर्ग में, देखो जमींदार किसानों का शोषण करता है, ठीक, जमींदार किसानों का शोषण करता था, यहाँ स्वामी अपने दासों का, अपने गुलामों का, एक स्वामी होगा उसका दास या गुलाम होगा, उनका शोषण करता था। कार्ल मार्क्स एक तो कहता है समाज में दो वर्ग हो रहे हैं और शोषण हो रहा है उन दो वर्गों में, उन वर्गों को वो खत्म कर देना चाहता है, वो वर्ग खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, और एक समय ऐसा आएगा जहां राज्य या सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, उसी अवस्था की तरह, इस अवस्था की तरह। और जब ऐसी राज्य खत्म कर देगा और ऐसी अवस्था में रोग रहने लग जाएंगे, वो साम्यवादी अवस्था है। अब आजकल देखो भाई हम जंगली तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि ऐसा हम ला सकते हैं जैसा समाज इस समय पर चल रहा था, ठीक। तो अब देखो अब आ गया अगला पूंजीवाद, जो मैंने हेडिंग यहाँ पर लिखी है पूंजीवाद। अब आ गया अगला वर्ग पूंजीवाद आ गया, और पूंजीवाद में भी दो वर्ग हुए, दो वर्ग हुए। अब क्या, एक वर्ग का, एक को मैं लिखता हूं बुर्जुआ, या ये क्या हो गए, पूंजीपति हो गए, क्या हो गए, ये पूंजीपति हो गए। दूसरा सर्वहारा, अगर इसको बोले ये हो गए श्रमिक हो गए, ठीक। अब क्या हो गया, इसके बाद अब इन लोगों ने क्या कर दिया, तो सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदार किसान थे, अब ये लोग और अगले स्टेप पे चले आए, इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया, ठीक। व्यापार शुरू कर दिया तो व्यापार मतलब वहां पर पैसा धन लेन देन, ठीक है, पूंजी का इधर उधर, मतलब अब वहां पर ऐसी व्यवस्था जो होगी वो पूंजीवादी व्यवस्था होगी। अब पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्ग होंगे, एक पूंजीपति होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, और जो पूंजीपतियों के अंडर जो काम करने वाले श्रमिक होंगे उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। यहाँ भी शोषण हो रहा है, पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये बता दूं, जो पूंजीवाद था, ठीक है, पूंजीवाद कैसे आया, देखो जब औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, इंग्लैंड, कुछ यूरोपियन कंट्री और उसके बाद अमेरिका में, ठीक। औद्योगिक क्रांति के दौर में 16वीं 17वीं 18वीं सदी का जो दौर था, ध्यान से सुनना, 16वीं 17वीं और 18वीं सदी का जो दौर था वो औद्योगिक क्रांति का दौर था। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग धंधों में नए नए प्रकार की क्रांतियां हो रही थी, नए नए आविष्कार किए गए उस समय पर, नई नई खोजें की गई, नई नई मशीनें बनी। अब नई मशीनें बनी तो बहुत सारे लोगों का काम एक मशीन कर देती थी बहुत जल्दी, ठीक। तो ऐसे में क्या होता था
अब उत्पादन और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगेगा ना, और ये मशीनें और जो नए नए आविष्कार थे, इस तरह की चीजों पर कुछ लोगों का हक था जो समाज में प्रतिष्ठित थे, जो अमीर मतलब लोग थे, उनका हक उसमें था। अब ऐसी मशीनें इनके हाथ में आई तो इन्होंने उद्योग धंधे खोले, फैक्ट्री खोली, अपनी कंपनी बनाई, और उन कंपनी में काम करने के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी ना, श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी। तो श्रमिक उन कंपनियों में काम करते थे और ये पूंजीपति लोग इनका बहुत शोषण करते थे। 10-10, 12-12, 14-14 घंटा काम करा देंगे, लेकिन पैसा इनको बहुत कम देंगे, और इनके काम से ही मुनाफा किसको होता था? पूंजीपति वर्ग को मुनाफा होता था। काम तो ये बहुत ज्यादा करते थे, और उस समय बिल्कुल इनकी क्षमता से भी ज्यादा काम लिया जाता था, और उनके काम के अनुसार उनको पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। और इनके काम का जो फायदा होता था ये पूंजीपति वर्ग को होता था, ठीक है। तो ये वर्ग तो बहुत अमीर बन गया। क्या बन गया? अमीर बना। और ये क्या बना? गरीब बन गया। अमीर और गरीब की खाई बढ़ते गई, ठीक है। अमीर और गरीब की खाई बढ़ते गई इस पूंजीवादी जो समाज आया इसमें। अब देखो, अब यही चीज देखो, यहां भी शोषण हो रहा है। दो वर्ग है, ये वर्ग इस वर्ग का, नीचे वाले वर्ग का शोषण कर रहा है, अमीर गरीबों का शोषण कर रहा है, यहाँ पर श्रमिकों का शोषण हो रहा है, और श्रमिकों के बहुत मेहनत से जो लाभ हो रहा है वो पूंजीपति वर्ग को जा रहा है। अब इसी समय, इसी दौर में पैदा हुआ कार्ल मार्क्स। कौन पैदा हुआ? कार्ल मार्क्स। मैंने बताया कार्ल मार्क्स इसी दौर में पैदा होता है, 1818 में इसका जन्म होता है। वो सब कुछ देख रहा था, उस औद्योगिकीकरण का दौर देखा उसने, तो पूंजीवादी समाज का दौर देखा, जहां अमीर गरीब को कुचल रहा है, अमीर गरीब का शोषण कर रहा है, अमीर इतना ऊपर पहुंच गया, गरीब नीचे पहुंच रहा है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ते जा रही है। इस शोषण को कार्ल मार्क्स देखा, ठीक। अब कार्ल मार्क्स ने जब देखा तो उसने कहा ये तो भाई व्यवस्था बड़ी खराब है, ठीक है। समाज में जो इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था आई है बड़ी खराब है, और तभी तो अब उसने सोचा ये व्यवस्था क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए, ये व्यवस्था सही नहीं है, शोषण जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। और उससे पहले उसने फिर पूरा अपना दिया था, अपनी आर्थिक व्याख्या जो इतिहास की करी थी उसने, तो उसने देखा हर जगह पर क्या है, दो वर्ग पैदा हो रहे हैं, यहाँ भी दो वर्ग, यहाँ भी दो वर्ग, यहाँ भी दो वर्ग, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसमें समानता नहीं है, असमानता है, ठीक है, भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसलिए इसको खत्म करना चाहता था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक विचारक था, तो उसने अपने विचार दिए, तो किस प्रकार से शासन व्यवस्था आगे को जानी चाहिए, तो उसने, अब देखो फिर मैंने लिखा है उसके बाद समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। और पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप जो होता है ना, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम या ना के बराबर होता है। इस व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम या ना के बराबर होता है, यानी कि प्राइवेट चीजें जो होती हैं, वो प्राइवेट चीजें जो होती हैं उन चीजों को इसमें समझ होती है, ठीक है। जैसे आजकल यूरोपियन कंट्री को, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को ले सकते हो इसमें, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका को ले सकते हो। तो ये जो उनकी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, यहाँ पर बड़े बड़े जो निजी लोग, सारे संपत्ति के जो अधिकार होते हैं, जो राज्य के संसाधन होते हैं, राज्य के संसाधन प्राइवेट हाथों में होते हैं, निजी हाथों में। इस वर्ग में समझ रहे हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था में बता रहा हूं, राज्य के संसाधन किन हाथों में होंगे? प्राइवेट हाथों में होंगे, निजी हाथों में होंगे, सरकार का दखल बहुत कम होगा इस व्यवस्था में, और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ेगी, अमीर गरीब का शोषण करेगा, इस व्यवस्था में बहुत ज्यादा शोषण होता है। और मैंने बताया राज्य के जो सरकारी संसाधन, सरकारी संसाधन का मतलब क्या है? सरकारी संसाधन का मतलब भैया खेती या जमीन है, ठीक है, फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे, ये सारे का सारा सिस्टम किनके हाथों में होगा? व्यक्तिगत हाथों में, या कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है, उनके हाथों में होगा, सरकार के हाथ में नहीं होगा, ठीक, सरकार के हाथों में नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसमें निजी मतलब व्यक्तिगत, प्राइवेट, तो एक वर्ग अमीर होगा इसमें, इसके बाद पूंजी होगी, एक वर्ग गरीब होगा, और अमीरी गरीबी के बीच की दूरी बढ़ते जाएगी, अमीर गरीबों का शोषण करेंगे, ठीक है। इसमें राज्य का हस्तक्षेप होगा, राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर,
ना के बराबर होगा। अब देखो, और जब इस व्यवस्था को कार्ल मार्क्स देख रहा था तो उसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसको कहा गया सोशलिज्म, या जिसको कहा गया समाजवाद कहा गया इसको, ठीक है। अब समाजवाद में वो क्या कहता है, देखो समाजवाद में वो ये कहता है भैया जो ये दो वर्ग बन रहे हैं इन वर्गों में क्या होगी, क्रांति होगी, ठीक है, या संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो पूंजीवादी वर्ग को खत्म हो जाएगा। क्या होगा, पूंजीवादी वर्ग क्या होगा, खत्म हो जाएगा, पूंजीवादी वर्ग खत्म हो जाएगा, और जो सर्वहारा वर्ग है इसका शासन स्थापित हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब जब इसका शासन स्थापित हो जाएगा जो सर्वहारा वर्ग है तो सब इसमें एक समान होंगे, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें और कहता है वो, इसमें क्या होगा, राज्य का हस्तक्षेप होगा। इसमें मैंने बोला था ना, राज्य का हस्तक्षेप क्या होगा, ना के बराबर होगा पूंजीवादी सिस्टम में, लेकिन इसमें क्या होगा, राज्य तो होगा और पूरा राज्य पूरी तरीके से राज्य का हस्तक्षेप होगा। इसको हम लिख देते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं चलो ऊपर से ले जाता हूं यहां से। तो समाजवादी व्यवस्था है, नंबर 1 क्या होगा, राज्य का हस्तक्षेप पूरा होगा, मतलब भैया जो भी होगा सब सरकारी चीजें होंगी इस व्यवस्था में, ठीक। सोशलिज्म में, समाजवादी व्यवस्था में जो भी होगा सारी की सारी क्या होंगी, सरकारी चीजें होंगी, सरकार का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा इस व्यवस्था में, सब सरकारी होगा, प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कहता है इस व्यवस्था में जो कार्य होगा वो कार्य क्षमतानुसार लिया जाएगा, और वेतन जो है कार्य के अनुसार, वेतन जो है कार्य के अनुसार। जो साम्यवादी व्यवस्था है, जो समाजवादी व्यवस्था है, मैंने ये बोला समाजवादी व्यवस्था कब आएगी, जब ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होगी, यानी कि अमीर और गरीबों में संघर्ष होगा, गरीब जो है अमीरों को खत्म कर देंगे, गरीब जो है अमीरों को, जब पूंजीपति को समाप्त कर देंगे तो गरीबों का शासन स्थापित हो जाएगा, या सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा। और सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा तो जो वहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट पूरी लोक कल्याण के लिए काम करेगी, वहां पर लोक कल्याण के लिए काम करेगी, उसकी नजरों में सभी लोग बराबर होंगे, ठीक है, एक समानता पर बल देंगे ये सभी लोग, और राज्य का पूरा हस्तक्षेप होगा, सब चीजें सरकारी होंगी, और वहां पर कार्य जो है आपकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा, और आपको आपके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा, ठीक है। आप अच्छा काम करते हैं, आप ज्यादा काम करते हैं तो ठीक, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप कम काम करते हैं आपको कम पैसा मिलेगा। एक प्रकार से अगर हम ऐसा कहें तो ये आर्थिक असमानता को स्वीकार भी करते हैं। देखो सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता तो इस वर्ग में, पूंजीवादी वर्ग में, अमीरी गरीबी की खाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गरीब काम कर रहा है, सारा पैसा अमीर के जेब में जा रहा है। अब समाजवादी व्यवस्था में हम आए तो समाजवादी व्यवस्था में मैंने कुछ चीजें कही, ये वर्ग खत्म हो जाएंगे, इस वर्ग की सर्वहारा वर्ग की जीत होगी, सर्वहारा वर्ग की जीत होगी, इनका शासन स्थापित होगा, इनकी सरकार बनेगी, ठीक है, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, सारी चीजें सरकारी होंगी, सरकार लोक कल्याण के लिए काम करेगी, सबको समानता के लिए काम करेगी, और उस व्यवस्था में राज्य का पूरा हस्तक्षेप होगा, हर संपत्ति संसाधन पर राज्य का हक हो, अधिकार होगा, ठीक है, और उसमें व्यक्ति से जो काम लिया जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हो उतना काम लिया जाएगा, आपका शोषण नहीं किया जाएगा इस व्यवस्था में, ठीक है। इस व्यवस्था में तो भैया 10-10, 14 घंटे काम करते थे, पैसा कुछ नहीं मिलता था, रहने के लिए भी, मतलब जो औद्योगिक क्रांति का दौर देखोगे ना, बच्चों को भी काम कराया, बड़ी बेकार सी जगहों में रहते थे, तो यहाँ इस प्रकार का शोषण नहीं होगा, आपके जो कार्य होगा उसके अनुसार वेतन दिया जाएगा। अब लेकिन अगर हमने कार्य के अनुसार वेतन कहा तो ये थोड़ा सा आर्थिक असमानता को स्वीकार भी कर रहे हैं, समझ लो, मतलब किसी को अच्छा काम करना, ज्यादा पैसा,
कम काम कर रहा है, कम पैसा, तो एक प्रकार से आर्थिक असमानता तो होगी ना उत्पन्न वहां पर। तो एक प्रकार से ये आर्थिक असमानता को भी यहाँ पर क्या करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं अगली स्थिति चाहूंगा, लास्ट स्थिति कौन सी है, साम्यवाद की स्थिति है। देखो अब क्या हो गया, मैंने आपको समाजवाद के बारे में बता दिया। समाजवाद में मैंने कहा कि वहां पर सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा, सरकार का होगा। किसका होगा, सरकार का होगा। और आपको कार्य जो क्षमता है उसी के अनुसार काम होगा, आपका शोषण नहीं किया जाएगा, और जितना आप काम करोगे उसी के अनुसार पैसा मिलेगा। और इसमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता को थोड़ा सा यहाँ पर स्वीकार किया गया है। अब लास्ट में मैं बात करता हूं साम्यवाद। ठीक, समाजवाद की अगली स्थिति क्या है, साम्यवाद। जब समाजवाद अपने एक्सट्रीम पे होगा, अपने चरम पर होगा, वहां पर अब साम्यवाद स्थापित होगा। समाजवाद में मैंने कहा था यहां पर सरकार होगी, ठीक है, लेकिन अब साम्यवाद में क्या होगा, सरकार नहीं होगी। सरकार की अवधारणा समाप्त। अब कोई सरकार ही नहीं होगी भाई यहाँ पर, ठीक है। लास्ट जो मैंने बताया था ना, वही आदि वाली समझ लो। कोई सरकार थी वहां जंगलों में, किसी की सरकार नहीं, ठीक है। अब वो कहता है जब समाजवाद स्थापित हो जाएगा, पूंजीवादी वर्ग को खत्म हो जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सब लोग अपने अपने हिसाब से जिएंगे, ठीक है, आपस में मतलब सही तरीके से, तो सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार की जरूरत, वो कहता है कि साम्यवाद में सरकार की अवधारणा समाप्त, सरकार खत्म हो जानी चाहिए और वर्ग विहीन होगा समाज। कैसा होगा, वर्ग विहीन। अभी तक तो हम वर्गों की बात कर रहे थे ना, वर्गों की बात कर रहे थे ना। कहीं पर मैंने स्वामी और दास की बात की, कहीं पर मैंने अमीर और गरीब की बात की, कहीं पर जमींदार और किसान की बात की, ठीक है, वर्ग था। अब जहां से हम लास्ट में जब हम साम्यवाद में जाएंगे, बिल्कुल वर्ग विहीन समाज, नो क्लास बोलते हैं, और ये राज्य की अवधारणा समाप्त, स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी की बात यहां पर करता है। और इस व्यवस्था में कार्य जो होगा, देखो कार्य जो होगा वो क्षमता के अनुसार लिया जाएगा। यहां भी क्षमता के अनुसार था, लेकिन वेतन जो है आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। इसको समझो, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं। जब साम्यवाद की स्थिति, देखो कार्ल मार्क्स की साम्यवाद की स्थिति क्या है, नंबर 1 स्टेटलेस सोसाइटी, वहां पर कोई राज्य नहीं होगा, ठीक है, कोई राज्य नहीं होगा। राज्य का मतलब देश से समझो, ठीक है भाई, कोई सीमा भी नहीं होगी उसकी, ठीक, कोई सीमा नहीं होगी, कोई राजा नहीं होगा, ठीक है, सब एक समान होंगे, सब मानव होंगे। इस तरह की सोसाइटी की बात करता है वो, ठीक, इस तरह की सोसाइटी की बात करता है। अब थोड़ा सा अभी बताते हैं, इसमें और बात करते हैं। वर्ग विहीन समाज, कार्य जो होगा आपकी क्षमता के अनुसार ही लिया जाएगा, ठीक है, आप जितना काम करते हो उतना ही काम आपसे लिया जाएगा, शोषण नहीं होगा यहाँ। लेकिन पैसा जो है ना, पैसा जो है वो आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं, या बहुत कम काम कर रहे हैं तो कम पैसा मिलेगा, नहीं, आपकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। माना एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, सागर और ये बैठे हैं। अगर हम बात करते हैं, सागर के परिवार में 2 आदमी हैं और इसके परिवार में 10 आदमी हैं। इसने 10 आदमी को पालना है, इसने 2 आदमी को पालना है, ठीक है। तो अब सागर मतलब माना काम इससे ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि इसको मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा सागर को आवश्यकता अनुसार 2 ही आदमी को पालना है तो 2 ही आदमी का बराबर पैसा मिलेगा। और ये माना सागर से बहुत कम काम करता है, ऐसा नहीं कि सागर से कम मिलेगा, इसको आवश्यकता है 10 लोगों को पालना, इसको 10 लोगों के बराबर पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो
काम क्या है, क्षमता के अनुसार दिया जाएगा। इसमें भी मैंने क्षमता के अनुसार ही बोला था समाजवाद में, साम्यवाद में भी क्षमता के अनुसार बोल रहा हूँ, लेकिन पैसा यहाँ योग्यता के अनुसार था, यहाँ आवश्यकता अनुसार है, आवश्यकता अनुसार इसमें पैसा, ठीक है। आवश्यकता अनुसार है तो एक प्रकार से यहाँ पर आर्थिक समानता होगी। क्या होगी? ये आर्थिक, पूर्ण तरीके से आर्थिक समानता की ये बात करते हैं साम्यवादी शासन में, पूर्ण तरीके से आर्थिक समानता की ये बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले मैंने अभी यहां पर बताया इस बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने अभी कहा जो साम्यवाद होगा, साम्यवाद में कोई सरकार नहीं होगी, कोई देश नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई राष्ट्रपति नहीं होगा। अब कैसा देश होगा भाई? कल्पना करो, ऐसा देश हो सकता है, जहां क्या होगा, कोई लीडर ना हो। ऐसा देखो, अभी तक ऐसा कहीं दुनिया में हुआ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना भाई। जहां क्या हो, कोई देश ना हो, कोई, आप तो सब देशों में बटे हुए हैं, सबकी सीमाएं हैं, सबके लीडर है वहां चलाने वाले, ठीक। तो सब जगह वर्ग बना हुआ है, तो इस सोसाइटी की बात करता है। तो भैया अगर ऐसा नहीं होगा, देखो माना ये कर दिया जाए, माना अभी कंडीशन समझो, चलो हम अभी भारत में हैं, ठीक। अगर भारत में कुछ न हो, सब ऊपर के लीडर कोई न हो, सब एक जैसे हो, ये मैं बराबर, इसको मैं बराबर पैसा, मुझे भी बराबर पैसा, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो कैसा समाज होगा? बड़ी अराजकता भी आ जाएगी ना उसमें, अराजकता भी ठीक हो सकती है, तो अराजक समाज हो जाएगा वो, उसको लीड करने वाला कोई नहीं है, पथ प्रदर्शक कोई नहीं है। तो ऐसे समाज की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। जो रियल में असली जो साम्यवाद कहा था ना, उसने यही है वो असली साम्यवाद, जहां पर कोई देश नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई राज्य नहीं, ठीक है। तो काम सब करेंगे उसमें, और उसमें पैसा जो मिलेगा सबको आवश्यकता अनुसार मिलेगा। तो ऐसे समाज की कल्पना बड़ा मुश्किल है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हमने इसमें देखी। देखो जो असली साम्यवाद है, देखो बहुत सारे साम्यवादी जो संगठन होते हैं, आपने सुने होंगे, साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब बहुत सारी पार्टियां आपने देखी, ठीक है। तो साम्यवाद तो, लेकिन अगर वो असली साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स का चरम हम साम्यवाद की बात करेंगे, उसमें राज्य नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, कोई देश भी नहीं होगा, कोई राजा भी नहीं होगा, ठीक वही वाली स्थिति जो आदिम समाज की थी, ऐसी स्थिति हो सकती है? अभी बड़ा मुश्किल है। कैसे होगी ऐसी स्थिति, ठीक है, आज की स्थिति में? और ऐसा हुआ भी नहीं है अभी तक। लेकिन पहली बार अब मैं ये कह रहा हूं, लेकिन कार्ल मार्क्स को मानने वाले बहुत लोग हैं। मैंने कहा कार्ल मार्क्स करोड़ों लोगों का भगवान है, करोड़ों लोग उसे नफरत भी करते हैं, ठीक है, विचारधाराओं के आधार पर। अगर मैं और समाजवाद तो बहुत सारे देशों में आया भी, ऐसा नहीं है, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था चल भी रही है। लेकिन अगर मैं रियल कम्युनिज्म की बात करूं, यहां क्या होगा, सरकार नहीं है, ऐसा कम्युनिज्म आया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन पहली बार जो कार्ल मार्क्स के विचारों को धरातल पर लेकर के आया, पहली बार जो साम्यवादी सरकार बनी, वो कहां बनी? पहली बार जो साम्यवादी सरकार बनी वो बनी रूस में, या सोवियत संघ कहते थे ना, सोवियत संघ में। किसने बनाई? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन 1917 में। कब बनाई? देखो, इसने दिया समाजवाद का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत, ठीक है। और दुनिया में पहली बार कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत, वो सोवियत संघ में इंप्लीमेंट होता है, वहां लागू होता है, ठीक है। और उसको लागू करने वाला जो होता है उसमें नेता व्लादिमीर लेनिन होता है, ठीक। इसने नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि मजदूर वर्ग क्रांति करेगा ना, मैं कहा संघर्ष कौन करेगा क्रांति? मजदूर, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। वही इसने किया
जितने भी मजदूर और वंचित वर्ग था उन सबको इकट्ठा करके वहां के जार के खिलाफ लड़े और वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया। तो पहली बार जो साम्यवादी जो शासन है कहाँ स्थापित हुआ? सोवियत संघ में। ठीक, लेकिन ये वैसा साम्यवाद नहीं था, ध्यान रखना। इस साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स कहता है अपना अंतिम चरण में साम्यवाद, वहां तो भैया राजा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो लेनिन तो सबका हेड बना था ना वहां पर। ठीक है, उसने बहुत सारी चीजें इसकी लागू करी, बहुत सारी चीजें लागू करी, लेकिन उस स्थिति को हम नहीं कहेंगे। वहां तो देश नहीं है, वहां राजा भी नहीं है ऊपर हेड में, ठीक है, कोई वर्ग नहीं है, तो ये तो एक तानाशाह के रूप में मतलब था ही वो। लेकिन हालांकि अपना तर्क देते थे कि हम तो उनके नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं। ठीक है, और अगर आजकल देखो रूस भी अपने को साम्यवादी देश कहता है, चीन हो गया, क्यूबा हो गया। ठीक है, तो कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को साम्यवादी देश कहते हैं। हालांकि वो कार्ल मार्क्स के विचारों को सेम टू सेम तो नहीं अपनाया है, उनके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उन्होंने क्या किया, वहां साम्यवाद स्थापित किया। ठीक, सबसे पहले मैंने बताया साम्यवाद की जो सरकार बनी सोवियत संघ में वो लेनिन ने बनाई। ठीक, लेकिन ये सब जगह तानाशाह पैदा हो गया। इसके बाद स्टालिन आ गया, वो भी तानाशाह था। तो रूस में भी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक, चीन में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन चीन में थोड़ा सा और उसने करेक्शन किया, उसमें चीन की व्यवस्था को ऐसे माओवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, माओ से तुम तो माओवादी व्यवस्था उसमें यह कहता है कि बंदूक की नोक से क्रांति निकलती है। ठीक है, जब तक खून खराबा नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं होगी। तो क्यूबा हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने साम्यवाद की विचारधारा को अपनाया है। और बड़े स्तर पर देखो, जब अभी मैं शीत युद्ध पढ़ाऊंगा, शीत युद्ध के दौर जब देखोगे 1945 से 1991 तक बहुत बोलबाला रहा है ये इस साम्यवादी विचारधारा का। साम्यवादी विचारधारा आप जनरली ये समझ लो, ठीक है, इस प्रकार का साम्यवाद तो कहीं नहीं आया। ठीक है, कैसे आएगा, मतलब इसमें तो राज्य नहीं है, देश ही नहीं है, ठीक, बॉर्डर नहीं है, कोई वर्ग ही नहीं हो रहा है, समाज वर्ग विहीन समाज है एकदम, मतलब ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, फिर भी कुछ एक सोसाइटी हो सकती है समाज में। मैं कहीं पढ़ रहा था कि पांडिचेरी में कोई एक ओरोविल कोई समाज है, वहाँ 1-2 हज़ार जनसंख्या आपस में इसी तरह से रहते हैं, वहाँ एक दूसरे की देखभाल करते हैं, मतलब इसी तरह से जहाँ मतलब कोई तो हो सकता है कि कुछ समाजों में, लेकिन कोई ऐसा देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये व्यवस्था समाजवाद में मैंने कहा था वहां पर सरकारी चीजें होंगी, बोला था ना, सरकार का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं तो आई है दुनिया में। तो देखो, रूस ने भी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ भी सब यहाँ कोई न कोई राष्ट्रपति कोई न कोई होता रहा है। ठीक है, हेड रहा है, वो तो भैया वो क्या कहता है, वो तो कोई हेड ही नहीं होगा, कोई राजा तुम पर शासन करने वाला होगा ही नहीं, ऐसा कहता है। ठीक है, उसके बाद चीन है। चीन यार इसमें बाद में आ जाऊंगा। चीन है, चीन में भी देखो क्या कहते हैं, साम्यवादी बोलते हैं। हालांकि साम्यवाद में माओ ने थोड़ा सा परिवर्तन करके वहां भी साम्यवादी व्यवस्था लागू करी। ठीक, और लेकिन यहाँ भी तो तानाशाह है, जो राष्ट्रपति आजकल देखोगे बिल्कुल तानाशाही, लेकिन इस व्यवस्था में तो तानाशाही नहीं था ना। एक्चुअल में ये समाजवादी व्यवस्थाएं हैं, एकदम जो चरम साम्यवाद है वो नहीं है। ठीक है, चरम साम्यवाद में तो मतलब देख रहे हो ना, कोई स्टेट ही नहीं, स्टेटलेस सोसाइटी है। क्यूबा है, क्यूबा भी ऐसा ही देश है जहां पर मतलब शासन करने वाला तो था ही था। तो तब मैं कह रहा हूँ कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है, ठीक, हालांकि ये पार्टियां अपने को साम्यवादी पार्टियां कहती हैं, इनका नाम भी बहुत सारी पार्टियों का साम्यवादी पार्टी ही है। ठीक है, साम्यवादी पार्टी, लेकिन इनमें कोई ना कोई हेड रहा है, वो तानाशाह बन गया, इस तरह से शासन चलाते हैं। ठीक है, अब जैसे भारत की व्यवस्था देख लेते हैं। भारत की व्यवस्था कैसी है? भारत की व्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की मिश्रित है। मिश्रित में ये दोनों आएंगे, पूंजीवाद और समाजवाद। यहाँ पर भारत जो है इसका मिला जुला रूप है।
देखो भारत में क्या है, समाजवाद मतलब सरकारी सिस्टम, समझ गए? समाजवाद मतलब सरकारी सिस्टम की सरकार के हाथों में सब कुछ होगा, ठीक। पूंजीवाद मतलब सरकार के हाथों में नहीं, व्यक्तिगत हाथों में होगा, ठीक है। लेकिन भारत का क्या है, दोनों का मिला जुला रूप है। अभी इस हम चलो स्कूल का उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारा ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल है, सरकार के कंट्रोल में है, तो समाजवादी व्यवस्था का स्कूल है। एक नीचे पर है स्कूल, कौन सा स्कूल है? विद्यावान, ये प्राइवेट है, तो ये प्राइवेट मतलब निजी व्यक्ति का है। ये किस व्यवस्था का स्कूल है? पूंजीवादी व्यवस्था। भारत में तुमको यही पर देखने को मिल गया ना, समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप है भारत में, ठीक है। अब एक चीज और देखो, लेकिन बहुत सारे देश, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका जो है, ये पूरी की तरह क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था पर है। यहां सब कुछ उद्योग धंधे उद्योग धंधे फैक्ट्री जितने भी हैं वो सब प्राइवेट हाथों में है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती उसमें ज्यादा, ठीक है। भारत में दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक। और जो समाजवादी व्यवस्था के देश ये हैं, ठीक है, ये को साम्यवादी देश कहते हैं। साम्यवादी मतलब टोटली सरकार का कंट्रोल होगा उस पर, सब सरकारी चीजें होंगी, ठीक हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, आजकल का जो जमाना है, आजकल सभी जो भी विचारधाराएं हैं, किसी भी विचारधारा का आदमी हो, किसी भी देश में रह रहा हो, सबकी दौड़ इसकी तरफ को है। अगर समाजवादी लोग जो कहें या साम्यवादी जो लोग कहें, सब रेस लगा रहे हैं कहां की ओर? पूंजीवाद की ओर दौड़ लगा रहे हैं, पूंजीवाद की ओर दौड़ लगा रहे हैं, सबकी दौड़ इस तरफ को है, ठीक। ऐसा नहीं रूस, चीन, क्यूबा हमने कहा, ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ सरकारी सरकारी है। अब यहाँ प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, प्राइवेट सब चीजें चल रही हैं, ठीक है नहीं, और यहाँ भी तो इस तरह की चीजें हैं, तो इनकी दौड़ भी अब इस तरफ को है। और भारत भी देखो, भारत का क्या देखो, प्राइवेटाइजेशन आजकल बहुत चल रहा है ना भारत में, सब निजीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि स्कूलों की सब जो सरकारी स्कूल है वो भी निजी हाथों में दे दें, ठीक है। तो और भारत सरकार ने इतनी सारी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां बेच दी, तो निजीकरण की ओर क्या है, दौड़ है आजकल सभी की, पूंजीवाद की, मतलब ये पूंजीवाद की ओर दौड़ है। क्योंकि पूंजीवाद में क्या है ना, पूंजीवाद में क्या है, पूंजीवाद में डेवलपमेंट जल्दी होता है। पूंजीवाद में क्या होता है, डेवलपमेंट जल्दी होता है। क्यों होगा पूंजीवाद में डेवलपमेंट जल्दी, कोई बता सकता है? पूंजीवाद में डेवलपमेंट क्यों जल्दी होगा? पूंजीवाद, चलो दो तीन चीजें मैं शॉर्ट में लिखा दूं। यहां मैंने बोला विकास जो होगा तेज होगा। देखो क्यों तेज होगा, प्राइवेट है ना पूंजीवाद में। अब प्राइवेट स्कूलों का, जैसे स्कूल ले लो, प्राइवेट कंपनी व्यक्तिगत किसी आदमी की है, तो व्यक्तिगत है तो उसको बिल्कुल अच्छा बनाना चाहेगा ना। जैसे माना नीचे वाला कोई स्कूल है, तो जैसे स्कूल प्राइवेट स्कूल है, एक भी दिन अगर टीचर चला जाता है तो दूसरे तीसरे देश से कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्कूल चलाना है, पैसा कमाना है। पैसा मुनाफा तभी कमाएंगे जब स्कूल बढ़िया चलेगा, तो स्कूल बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था में देखो, यहाँ जैसे देखो बहुत समय से हिंदी के टीचर नहीं है, संस्कृत के टीचर नहीं है, लंबे समय से बायोलॉजी के नहीं थे, तो वो समाजवादी व्यवस्था का स्कूल है ना यहाँ, क्या कि ध्यान नहीं दिया। यहाँ विकास क्या होगा, कम, धीरे 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 सरकारी व्यवस्था में। अब सरकारी व्यवस्था में वही देखो, तुम कोई कागज बनाना होता है तो 10 चक्कर कटवा देते हैं तुम लोगों को, ऑफिसों में जाओ, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है, तनख्वाह उनको मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, कार्य के अनुसार उनको वेतन मिल रहा है, पैसा तो आना ही है, तो काम इसमें ढेला ढाला हो जाता है। अब यहाँ तो भैया, अब यहाँ तो पैसा भी आवश्यकता अनुसार है, आवश्यकता अनुसार है, तो यहाँ विकास का होगा बहुत कम। क्यों काम करेगा कोई? अब जैसे राहुल को मतलब 10 बच्चे हैं, काम कम कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा पैसा इसको मिलना है, आवश्यकता के अनुसार मिलता है इस व्यवस्था में।
ऐसी व्यवस्था में बहुत धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा। देखो यहाँ अगर विकास तेजी के साथ हो रहा है, सकारात्मक दौड़ वाली दुनिया इधर ही है ना ये, तब इनकी दौड़ क्या है, इस तरफ को आकर्षित हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे इस तरफ को, इस दौड़ का आकर्षित हो रहे हैं। और मैंने बताया था इस व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व ज्यादा होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भैया मैंने प्राइवेट सिस्टम कहा ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है यहाँ पर, प्राइवेट सिस्टम को यहाँ पर वैल्यू दिया जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, ठीक है, निजी। और यहाँ पर समाज को व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व, और यहां भी सेम चीज है। इन दोनों सिस्टमों में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देते हैं। समाज की समानता की तो बात करता है, चाहे समाजवाद हो साम्यवाद हो, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ समानता नहीं होती, यहाँ तो अमीरी गरीबी खाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ हम देखेंगे समानता पर बल होता है, यहां भी सब एक समान होंगे, ऐसी हम बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं, अमीरी गरीबी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। अगर हम आर्थिक असमानता को देखें, चलो पहले राज्य का हस्तक्षेप देख लेते हैं। मैंने राज्य का हस्तक्षेप, यहां पर क्या होगा, राज्य का हस्तक्षेप होगा या नहीं होगा, बहुत कम, क्या होगा, बहुत कम या ना के बराबर होगा, ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में भैया वो कहती है तुम कंपनी से फैक्ट्री से जो करना है अपना व्यापार बाजारवादी अर्थव्यवस्था जैसे चलाना चलाओ। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर या बहुत कम होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण तरीके से सरकार का हस्तक्षेप, पूर्ण क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। किसका होगा, सरकार का होगा। समाजवादी व्यवस्था में सरकार होगी, उसी का कंट्रोल होगा सब, ठीक है। इस व्यवस्था में साम्यवादी में यहाँ तो सरकार ही नहीं है क्या, फिर किस तरह हस्तक्षेप होता है, यहाँ तो क्या है, सरकार ही नहीं है, फिर किसका हस्तक्षेप होगा, किसी का नहीं, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। ऐसी व्यवस्था में जैसे चंदोलों में रहते ना बंदर, कोई उसका प्रधानमंत्री होता है क्या, कोई राजा होता है क्या, आप है हमारा कोई नहीं, इसमें जितनी ताकत है खाया पिया मतलब बस, ठीक है। इसी तरह के अब प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। यहाँ तो प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा कहाँ होगी, यहाँ 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 प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ होगा पूंजीवाद में, क्योंकि सब प्राइवेट है ना। जैसे मैंने अपनी फैक्ट्री खोली, दूसरे ने भी खोली, जैसे सिम का ले लें, एक एयरटेल है एक जियो है, भाई दोनों की अलग अलग कंपनी है, ठीक, तो सबने चलाना है अपना अपना, तो सब क्या करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा करते हैं। जियो देखो फ्री में दे दिया था उसके बीच में, लोग फ्री में मार दे, फ्री में मार दी, लोगों ने खरीदे, ठीक, आप पैसे ले रहा है, तो ये प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा यहाँ होती है, इससे कस्टमर को फायदा होता है। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण जो हम कस्टमर लोग आम नागरिक होते हैं उनको चीजें सस्ती मिल जाती है, और यहाँ विकास भी होता है। प्रतिस्पर्धा होगी तो विकास भी तो होगा, होगा कि नहीं। दो देश है मतलब, ठीक, भैया एक ने वहां रॉकेट अच्छा वाला बना दिया, और वो सोचेगा भैया यार हमें भी बनाना है, वहां पर लॉन्च कर सकता है, तो वो भी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा समाज होगा तो मतलब विकास भी तो होगा, काम करना पड़ेगा ना, तो प्रतिस्पर्धा होगी। इस समाज में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा कम होगी, प्रतिस्पर्धा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि भैया यहाँ सरकारी नौकरी जानती हो ना, ये सरकारी सिस्टम है, पैसा मिल ही रहा है, क्या करना है। तो इस सिस्टम, तभी तो ये सिस्टम फेलियर की ओर जा रहे हैं। एक काम करने के लिए किसी ऑफिस में जाओ तो 10 चक्कर काटने पड़ जाते हैं, और वहीं प्राइवेट वहां जाओगे ना, प्राइवेट में वो आपके घर आ जाएंगे, सर मैं आपका काम कर सकती हूँ, ये मतलब करके आपके घर में आकर के सारा काम कर देंगे, क्योंकि
आपको अपना कस्टमर बनाना है, इन्होंने अपने साथ जुड़ना है और आपसे मुनाफा लेंगे, आपको चूसेंगे, मतलब पैसा आपका सब निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो पैसा सरकार दे रही है, पैसा फिक्स मिल रहा है, तो काम करके लेकर ज्यादा काटने पड़ेंगे सर यहाँ ना, प्रतिस्पर्धा इसलिए कम होगी यहाँ पर। अब यहाँ कितनी होगी प्रतिस्पर्धा, यहाँ क्या प्रतिस्पर्धा होती है, यहाँ तो मतलब हो गया सबको मिल रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ तो, ठीक है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी यहाँ। होगी तो बस खाने पीने के लिए थोड़ा हो सकता है, कोई प्रतिस्पर्धा। अब शोषण की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा शोषण कहाँ होगा, यहाँ देखो सबसे ज्यादा शोषण क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था में होगा क्या, क्योंकि यहाँ अमीर और गरीब का वर्ग है, अमीर गरीब का शोषण करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब समाजवादी व्यवस्था में देखो, समाजवादी व्यवस्था में शोषण कम होगा, ठीक है, शोषण क्या होगा, कम, क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, सरकारी चीजें लोक कल्याण के लिए ज्यादा काम करते हैं लोग, ठीक है, लोक कल्याण के लिए ज्यादा काम करते हैं। अभी जो समाजवादी तरीके से चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से देश, कुछ स्कैंडिनेवियन देश हैं, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, इन देशों में मतलब समाजवादी तरीके से बहुत अच्छा मतलब सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन फ्री है, स्वास्थ्य आराम से सबकी देखभाल होती है, और उन देशों का तुम हैप्पीनेस इंडेक्स देखो कि पढ़ाई लिखाई का सबसे आगे रहते हैं, खुश रहते हैं वो लोग, वहाँ लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छे से काम होता है, ठीक है, तो उन देशों में। अब यहाँ शोषण हो गया, यहाँ शोषण करने वाला कोई है ही नहीं, क्या शोषण होता है, अब किसी ने पर्सनली एक दूसरे को ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, जैसे बंदर एक दूसरे को मारता है, झपटता है, शोषण होगा, क्योंकि यहाँ कोई कम या ना नहीं, ये कह दो, क्योंकि शोषण यहाँ कोई वर्ग ही नहीं है, क्या शोषण होगा वहां पर, ठीक है, वहां पर शोषण नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी चीजें होंगी लाभ, यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ होगा, भाई कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है, उससे क्या होगा, व्यक्तिगत लाभ, लाभ कौन लेगा, जो किसी आदमी की फैक्ट्री होगी उसी को तो जाएगा सारा का सारा पैसा। अब देख लो भारत में किसी अंबानी अडानी इसी सिस्टम का कोई हिस्सा है, इनके पास कितना पैसा है, कभी कमा सकते हैं जिंदगी में, हम नहीं कमा सकते, इतना पैसा कमा लिया, पूरी भारत की 90% जनसंख्या के बराबर अकेला आदमी के पास पैसा है, ये है सिस्टम, अमीर गरीब का सिस्टम, खाई कितनी बढ़ गई, देख रहे हो। तो यहाँ व्यक्तिगत लाभ, सबने काम किया उसके लिए, जो सबसे मुनाफा हो गया, सारा का सारा मुनाफा उसकी जेब में गया, ठीक है। और दूसरा, यहाँ जो भी काम होगा वो लोक कल्याण के लिए होगा, क्या होगा, कल्याण, यहाँ भी सब लोक कल्याण के लिए चीजें चलेगी जो भी काम करेंगे। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया, मोटे मोटे तौर पर हमने कोशिश की पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद को समझाने की। अब लास्ट में एक मोटे तौर पर देखो बताता हूँ, पूंजीवादी व्यवस्था मतलब जहाँ प्राइवेट व्यवस्था है, निजीकरण, प्राइवेट चीजें चलती हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में, व्यक्ति के हाथों में, वो पूंजीवाद होगा, वहां पर अमीर होंगे और गरीब होंगे, अमीर गरीबों का शोषण करेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह की। लेकिन यहाँ विकास बहुत तेजी के साथ होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, समझ रहे हो। दूसरी बात मैंने बताया समाजवाद, समाजवाद में हमने बताई हुई है क्या, सरकार होगी और वो जो भी उसमें काम करेंगे उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा और उसकी योग्यता के अनुसार पैसा दिया जाएगा, इसमें सरकार कंट्रोल्ड होगा सब कुछ, ठीक। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा देखोगे तो यहाँ कम होगा, ठीक, और यहाँ शोषण यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कम होगा शोषण, सरकार का हस्तक्षेप इसमें बहुत कम है, तो यहाँ तो पूरा सरकारी है ना, समाजवाद मतलब पूरी सरकारी सिस्टम समझ लो, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होगा। और तीसरा मैंने बताया था साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था में कोई राज्य नहीं होगा, ठीक, तो शोषण भी नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था आई नहीं है, ठीक। और बहुत सारे जो पार्टियां होती हैं, साम्यवादी पार्टियां, जो भाई उनका नाम है, मतलब साम्यवादी पार्टियां मतलब एकदम ऐसा मत समझ लेना, ऐसा वाला समझना, वहां भी कोई उनका हुक्मरान होता है लेकिन सरकारी व्यवस्था के तहत चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इस तरह से चल रही हैं, तो थोड़ा सा समझ में आया आपको, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद थोड़ा सा समझ में आया ना।
तो इसको आप देखना और बढ़िया तरीके से इसको देखो। कल मैं इस पर पूछूंगा, कल मैं इसको पूछूंगा